भारत का जो संस्कृति है, भारत का जो फिलॉसफी है, हर चीज के अंदर में भगवान का अस्तित्व को ढूंढता है। सूरज का जो लाइट समुद्र पानी में रिफ्लेक्ट हुआ और मेरा आंखों में आए, मैं सरप्राइज हो गया। मैं सब कुछ देख रहा हूँ, क्लियर देख रहा हूँ। पेड़ पौधा का छोटे छोटे पत्ता भी देख रहा हूँ, रेत का भी कण को भी मैं देख रहा हूँ। वाटर मॉलिक्यूल्स जब खाली आंखों से दिखाई देता हूँ, भाई सरप्राइज हो कि ये कैसे हो सकते। 13 दिन के बाद मैं डायरेक्टली सूरज को देखना शुरू किया। सूरज से मैं शावर बात ले रहा हूँ। कॉस्मिक एनर्जी 4 महीने तक कंटिन्यू रहे, जो बिल्कुल खाना भी नहीं खाया था, पानी भी नहीं पिए थे और एक बार के लिए विश्राम भी नहीं किए थे। 24 आवर्स वर्किंग ड्यूटी में थे। ध्यान में बैठ गया तो समुद्र के अंदर में एक बड़ा स्क्रीन बन के, उस स्क्रीन के अंदर में अपना ब्रेन का जो सेरिब्रम, सेरिबेलम, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड का जो इंटरनल वर्क कैसे चल रहा है वो मुझे दिखाई दिया। 2% ब्रेन में हमारा इंडिविजुअल मेमोरी रहता है और 98% ब्रेन में यूनिवर्सल मेमोरी, जिसको विजडम कहा जाता है। मेडिटेशन के द्वारा क्या हो रहा है, 2% ब्रेन से 98% ब्रेन में कनेक्ट करा जाता है। हमारे शरीर जो बना हुआ बहुत सारे कोष के द्वारा बना हुआ है और हर कोष के अंदर में कुछ पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। कैंसर, लिवर कैंसर, लंग्स, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, जो जिसका कोई मेडिसिन मीन्स कभी खत्म नहीं होते, उसको भी क्योर किया जा रहा है ये हीलिंग प्रोसेस के द्वारा। नमस्कार मित्रों, पीएमसी हिंदी के गुरु संगम कार्यक्रम में मैं मंजुला सक्सेना आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आजकल जिस तरह की घटनाएं हमारे प्लेनेट पर घट रही हैं, जितनी बीमारियाँ, जितनी लड़ाइयाँ, जितने कॉन्फ्लिक्ट्स ह्यूमैनिटी को अटैक कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, और जिस तरह से एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोफिज़िक्स जानने वाले, कॉस्मोलॉजी जानने वाले बार बार ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में सोलर फ्लेयर्स आएंगे, जिससे धरती पर अनप्रेसिडेंटेड नेचुरल कैलेमिटीज़ आएंगी, ह्यूमन माइंड में परिवर्तन आएगा और बहुत तरह के इस तरह के चैलेंजेस एंटायर प्लेनेट पर ह्यूमैनिटी को फेस करने पड़ेंगे, जो इससे पहले ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं हुए। सौभाग्य से आज हमारे बीच एक ऐसे योगी हैं जो पिछले 30 वर्षों से सूर्य देव की उपासना करके कुछ अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त कर चुके हैं, जिनके माध्यम से पूरी पृथ्वी पर वो मनुष्यों के फिज़िकल, साइकोलॉजिकल हर तरह के एलिमेंट्स को दूर कर रहे हैं। आइए मिलते हैं संयोगी उमाशंकर से। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। हमारा जो चैनल है वो सारी धरती पर पिछले लगभग 40 वर्षों से पिरामिड स्पिरिचुअल साइंस लोगों तक पहुंचा करके उनकी सोच को, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जिससे लोग फियरलेस होकर के अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को हायर लेवल पर लेकर के आएँ और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं, बिना मेडिसिन्स के, बिना बहुत ज़्यादा पैसा कमाए। क्योंकि एक आम आदमी की सोच यही होती है कि ज़िंदगी में बहुत सारी संपत्ति हो जाएगी तो उसका भविष्य बहुत बेहतर हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। जिन लोगों के पास बहुत संपत्ति है वो भी तरह तरह के साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस करते हैं और तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं कुछ मिस किया, कुछ गलती ज़िंदगी में की। ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने 40 वर्षों पहले ही ये समझ लिया था कि सारी मानवता का अगर कल्याण करना है तो लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा। सिर्फ पैसा ज़िंदगी में काफ़ी नहीं होता भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। एक राइट काइंड ऑफ थिंकिंग, राइट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल एंड राइट काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो हम रेगुलरली करते हैं, तभी हमें हैप्पी और हेल्दी लाइफ लीड करने की सोच, समझ, एक संस्कृति हम विकसित कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि आप संयोगी उमाशंकर के नाम से जाने जाते हैं जी। ये नाम आपको किसने दिया, कब दिया और किस लिए दिया? जब मैं पैदल में भारत भ्रमण कर रहे थे, सांयोगा क्या है इसका नाम, मैं तो कुछ तो एक्सपीरियंस मिले थे, लेकिन ये जो एक योगा है ये भी हम उस एंगल से नहीं लिया था, कुछ एक्सपीरियंस हमको चल रहे थे। किस ईयर में आपने भारत भ्रमण शुरू किया था? वो था 1997। तो 1997 में जब मैं चल रहे थे, पहले पौंडीचेरी से शुरू किए थे, तो तमिलनाडु में चलते चलते वेदारण्यम एक जगह है, वहाँ पे एक वेदारण्येश्वर टेम्पल थे। तो उस टेम्पल में बैठ के मैं मेडिटेशन कर रहे थे, सूरज के साथ मेडिटेशन कर रहे थे। उस टाइम तो मैं खो गए थे,
तो उसी टाइम एक प्रीस्ट, उस मंदिर का जो प्रीस्ट है, उन्होंने देखा। हाँ जी। लेकिन उस टाइम तो मैं खो गए थे। बाद में जब मैं आपस ध्यान से हटा, तब उन्होंने मेरे पास आके प्रणाम किया। उसके बाद मुझे पूछा, तो मैंने बोला, अच्छा मैं सूरज से एनर्जी रिसीव करता हूँ। ओ, आप सूर्य योगी हो? अब तो ये तो सूर्य योग है, ये पुराना संस्कृति है। तो उन्होंने ही सबसे पहले नाम दिया हुआ था, ये 1997 में यहाँ से नाम शुरू हुए थे। तो उसके बाद आपको किस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए और कैसे आपने हीलिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट की? जी, मैं ये 1995 में इस संजोगा का डिस्कवरी शुरू हुए थे। अच्छा। और उस टाइम मैं पंडिचेरी अरविंदाश्रम में थे। पंडिचेरी अरविंदाश्रम में सुबह का 7:30 बजे से 8 बजे तक एक फ्री टाइम था। तो उस फ्री टाइम को मिसयूज ना हो जाए, उसको किस प्रकार से यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि समय बहुत कीमती होते हैं लाइफ के लिए। 1 सेकंड निकल गया तो मौत के बराबर 1 सेकंड हम आगे बढ़ गया। बिल्कुल। तो उसकी यूज़ करने के लिए मैं सोचा, प्रकृति से बहुत कुछ शिक्षा मिलता है। हमारा भारत का जो संस्कृति है, भारत का जो फिलॉसफी है, हर चीज़ के अंदर में भगवान का अस्तित्व को ढूंढता है, लाइफ का अस्तित्व को ढूंढता है। तो ये जो समुद्र का जो वेव्स आ रहा है, इस वेव्स को से मैं कुछ शिक्षा लेने के लिए गए थे, वो क्या शिक्षा दे रहा है। लेकिन उस टाइम सन राइज होके सूरज का जो लाइट समुद्र पानी में रिफ्लेक्ट हुआ और मेरा आंखों में आए। तो वो बहुत कठिनाई था, साइंस का स्टूडेंट थे, तो आँख को बंद किया, लेकिन तब भी वो हमको जला रहा था। तो मैं सिर को पीछे के तरफ जब मोड़ा तो थोड़ी सी सुस्ती आया। तो उसके बाद हम अंदर से मैंने जो मेरा अंदर में फीलिंग आया था, मैं तो अंधा बन चुकी है। तो फिर एक विचार आया, आँख बंद है, तुम सोच रहे हो अंधा हो चुके हैं, कम से कम तो खुल सकते हो। जब आँख खुली तो मैं सरप्राइज हो गया, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, क्लियर देख रहा हूँ। पेड़ पौधा का छोटे छोटे पत्ता भी देख रहा हूँ, रेत का भी कण को भी मैं देख रहा हूँ। तब तो मुझे लगा न्यूटन का थर्ड लॉ रिफ्लेक्ट हो गया, एवरी एक्शन हैज देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका अर्थ है जितना कठिनाई समस्या हमारा अंदर पास आता है, उतना ही हायर एक्सपीरियंस इंतजार कर रहा है। तो मैं उसके अंदर में घुस गया। कुछ दिन के 3 दिन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स को दिखाई दिया। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जब खाली आंखों से दिखाई दिया तो मैं सरप्राइज हो कि ये कैसे हो सकते। तो सारा रात मैं ध्यान में बैठ गया। तो समुद्र के अंदर में एक बड़ा स्क्रीन बन के, उस स्क्रीन के अंदर में अपना ब्रेन का जो सेरिब्रम, सेरिबेलम, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड का जो इंटरनल वर्क कैसे चल रहा है वो मुझे दिखाई दिया। तब मुझे दिखाई दिया हमारा 2% ब्रेन में हमारा इंडिविजुअल मेमोरी रहता है और 98% ब्रेन में यूनिवर्सल मेमोरी, जिसको विजडम कहा जाता है, वो हमारा सबके पास है। तो हम नॉर्मली जो टेक्नोलॉजी डिस्कवर करता हूँ वो 2% ब्रेन से करता हूँ। तब जो गैलीलियो जब टेलीस्कोप आविष्कार किया था, वो आंखों का विजन को लेकर ही आविष्कार किया था, तो वो 2% ब्रेन से किए थे। और हमारा जो मेडिटेशन के द्वारा क्या हो रहा है, मेडिटेशन ऐसे एक चमत्कार है, चमत्कार तो नहीं है, साइंस है, साइंस है। ये क्या होता है, 2% ब्रेन से 98% ब्रेन में कनेक्ट करा देते, तो हमारा विजन पावर बहुत गुना बढ़ गया। तो उसके बाद धीरे धीरे और इंटरेस्ट बढ़ गया। तो 13 दिन के बाद मैं डायरेक्टली सूरज को देखना शुरू किया। उस टाइम मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थे, कोई केवल अंदर का जो अनुभूति है उसी के द्वारा आगे बढ़ते रहे। पहले सूरज हो गया था एक ब्लैंक, एक डिस्क बन गया था, जैसे बॉल जैसे बन गया, सफ़ेद वाला बॉल। उसके बाद सूरज के सेंटर में एक ब्लैक स्पॉट, ब्लैक होल दिखाई दिया। वो बड़ा होने लगा, छोटा होने लगा। सूरज कभी नज़दीक आ रहे थे, मैं कभी सूरज की तरफ जा रहा था, ऐसे अनुभूति होना शुरू किया। कुछ दिन के बाद वहाँ से सेंटर से 7 रंगा का किरण लाइट जो है सूरज का, जो ब्लैक होल से निकल के सूरज के चारों साइड में घूमते रहे, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो लाइट का एक जो बीम है, जैसे टनल के थ्रू सूरज के साथ से मेरा अनाहत चक्र तक, आज्ञा चक्र तक नज़दीक आना शुरू किया, लेकिन टच नहीं किया। कुछ दिन के बाद वो टच भी कर दिया। जब टच किया तब क्या हुआ,
उस दिन का बहुत ही बड़ा आनंद का चीज है, जैसे सूरज से मैं शावर बात ले रहा हूं कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू। उस दिन दोपहर को मुझे भूख नहीं लगा, मैं कभी सोचा ही नहीं था जो ये भी हो सकते हैं। तो ये कैसे हो सकते, तो इसके लिए पूरा रात के रात मैं बैठ गए थे। तो जब रात के रात बैठे गए थे तो समुद्र के अंदर में फिर से एक स्क्रीन बन गया था, और उस स्क्रीन के अंदर में मैं देख रहा हूं पेड़ पौधे क्लोरोफिल के द्वारा कैसे सन कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव कर रहा है। उसके बाद वो एनर्जी सेल टू सेल जाके वो पेड़ के चारों साइड में फैल के, और उसके बाद पत्ता फूल फल सब कुछ आता है। तो हम खाना खाता हूँ वही फल से, तो हम जो खाना खा रहा हूँ वो इनडायरेक्टली सन कॉस्मिक एनर्जी का काइनेटिक फॉर्म में ले रहा हूँ, और हम डायरेक्टली कॉस्मिक फॉर्म में ले रहा हूँ। तो और एक चीज साइंस हमारा वहाँ पे दिखाई दिया, क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन, इसका जो सिमिलरिटी कितना है। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है, क्लोरोफिल का फॉर्मूला हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, केवल डिफरेंस मैग्नीशियम और आयरन का। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है, उसका इलेक्ट्रॉन नंबर 12 है, और हीमोग्लोबिन में है हमारा आयरन जिसका इलेक्ट्रॉन नंबर है 26। तो जब लोअर फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक एनर्जी सन कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव कर सकते, हमारा हाई फ्रीक्वेंसी क्या क्यों नहीं रिसीव कर सकते। दूसरा, पेड़ पौधे हमारा पूर्वज है, हमारा एवोल्यूशनरी प्रोसेस में लोअर एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, और हम हायर एवोल्यूशनरी प्रोसेस। जब लोअर एवोल्यूशनरी प्रोसेस में एक कैपेसिटी है, हमारा हायर एवोल्यूशनरी प्रोसेस में भी होगा। अब ये सब के पास हमारा पेड़ पौधा का क्वालिटी हमारा अंदर है, लेकिन वो सुप्त रूप से है, और ये मेडिटेशन के द्वारा वो जागृत हो गया, तो हमको खाना मिलना शुरू कर दिया। अब बॉडी को टेस्ट करना है, इसलिए 15 अगस्त 1995 में मैंने पहले ब्रेकफास्ट खाना बंद कर दिया, काम सेम चल रहा है। फिर 2 फरवरी 1996 में उसमें डिनर भी छोड़ दिया था। तो 17 अगस्त 1996 से हम खाना पीना सोना तीनों एक साथ में छोड़ दिया था। एक भी 4 महीने तक कंटिन्यू रहे, जो बिल्कुल खाना भी नहीं खाया था, पानी भी नहीं पिए थे, और एक बार के लिए विश्राम भी नहीं किए थे, 24 आवर्स वर्किंग ड्यूटी में थे। तब मुझे ये आविष्कार हुआ, जो सन मेडिटेशन इस प्रकार से आविष्कार हुआ। स्पिरिचुअल साइंस को समझाते हुए आपने हमें कन्विंस कर दिया कि एवोल्यूशन प्रोसेस में मिनरल किंगडम से कॉन्शियसनेस प्लांट किंगडम में आती है, प्लांट से एनिमल, और एनिमल से ह्यूमन किंगडम में आती है। और हम लोग जो खाना खाते हैं वो भी प्लांट्स से ही लेते हैं, जो सोलर एनर्जी से एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये बिल्कुल साइंटिफिक कन्विंसिंग बात है। और आपने हीलिंग के लिए इस सोलर एनर्जी को यूज़ पहली बार कब किया, और कैसे आपको लगा कि आप इससे दूसरों तक पहुंचा सकते हैं? बहुत अच्छी क्वेश्चन है। पहले तो मैं जानती नहीं थे, पहले तो मैं केवल इंटरेस्ट के लिए गए थे, ये दूसरा के लिए मदद कर सकते और नहीं कर सकते, लेकिन खुद के लिए आनंद लग रहा था। तो जब वो वेदारण्यम में सबसे पहले हीलिंग का शुरू हुआ, जहाँ पे हमारा नाम दिए हुए है, वहाँ पे आदमी इंटरेस्ट लिया जो हमको भी सिखाओ। तो पहले हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं थे, जो मैं सोचा भी नहीं थे। तो जब वो लोगों को जब मैंने उस क्रिया को सिखाना शुरू किया, देखा सबको पहला दिन से ही बेनिफिट मिल रहा है। तो इसका साइंस क्या है ना, जब हम सूरज को देखता हूं तो केवल खुला आंखों से, जो फिजिकल आंखों से नहीं, फिजिकल आंखों का एक रेजिस्टेंस है, लेकिन हम दोनों आंखों को चढ़ा दिया तो आज्ञा चक्रस को बेस कर दिया, तो 3 नेत्र बन गया, 3 आंख मिल गया, फिजिकल आंख और कॉस्मिक आंख। ये तीनों आंखों के द्वारा जब ले रहा हूं तो कॉस्मिक आंख क्या करता है, 100% एनर्जी रिसीव कर सकते, जो फिजिकल आंख नहीं कर सकते। और दूसरा चीज क्या है, डायरेक्ट देखने से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, शुरू में रेटिना का डैमेज हो सकते हैं। तो जब आंखों को पुतला को चढ़ा दिया, रेटिना गार्ड हो गया और पॉजिटिव हायर एनर्जी मिल गया, तो इसके बाद सीधा देखो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरू में उसका रेजिस्टेंस पावर उतना नहीं रहते तो गड़बड़ी हो सकते। तो उसके द्वारा क्या होता है, अभी आज्ञा चक्र से हम रिसीव कर रहा हूं, तो ये पीनियल ग्लैंड में कनेक्ट हो रहा है। एक्चुअली ये ब्रेन को ही हम ब्लैक बॉक्स थ्योरी कहता हूं,
ब्लैक बॉक्स थ्योरी जो है ये ब्रेन को ही कॉपी किया गया है। तो हमारे ये ब्लैक बॉक्स का जो टाइनी होल है हमारा आज्ञा चक्रस, जब जैसे मान लीजिए सूरज का रोशनी हर स्थान में पड़ रहा है, लेकिन वो एक पॉइंटेड नहीं होने पा रहा है। कॉन्केव लेंस के द्वारा हम क्या करते हैं, पॉइंटेड कर देता हूं, तो वो वस्तु को जला भी सकते हैं। एक पॉइंटेड जब हो जाते हैं तो जला भी सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारा क्या करता है, सन कॉस्मिक एनर्जी को आज्ञा चक्रस के द्वारा एक पॉइंटेड कर लिया। तो पॉइंटेड एनर्जी वो ब्लैक बॉक्स का जैसे आज्ञा चक्रस का अंदर से पीनियल ग्लैंड में कनेक्ट हो जाता है। तो पीनियल ग्लैंड में कनेक्ट जब हो गया, पीनियल ग्लैंड सेरिबेलम में लेकर जाके मेटाबॉलिज्म करके 5 एलिमेंट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब 5 एलिमेंट एनर्जी 2% ब्रेन में जो हमारा इंडिविजुअल नॉलेज है, विचार पड़ा हुआ है, बहुत सारा इनकम्प्लीट विचार पड़ा हुआ है, वहां पे पहुंचते हुए हर विचार भी 5 एलिमेंट का जो सम्मिश्रण है और वो इनकम्प्लीट है। और यहाँ पे कंप्लीट 5 एलिमेंट एनर्जी वहाँ पे जाके जो इनकम्प्लीट विचार है, जैसे मान लो बचपन से बहुत सारा विचार पड़ा हुआ है लेकिन आज आवश्यकता नहीं है, लेकिन डिलीट करना हमने जानता नहीं, अब ये क्या करेगा, इसको पूर्ति कर देगा। तो डिलीट कर दिया तो 1000 विचार को वो डिलीट कर देते हैं, तो मेमोरी पावर बढ़ गया। अब उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया, इमोशनल इम्बैलेंस जो आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो हमारा माफिया आज जो समाज को ध्वंस करने के लिए जा रहा है। इमोशन आवश्यकता है, इमोशन कोई गलत नहीं है, लेकिन इमोशन का एक लिमिट तक यूज करना है। हम मिसयूज एब्यूज कर देता हूं और नॉट यूज करता हूं, सप्रेस कर देता हूं, तो हमारा गड़बड़ी करते हैं। तो यहां पे सेटिस्फैक्शन इमोशन क्यों बढ़ता है ना, जब लाइफ का डिससेटिस्फैक्शन होता है तभी चाहत बढ़ जाता है, और यहां पे सेटिस्फैक्शन दे रहा है तो इमोशनल बैलेंस हो रहा है। ऐसे करके हमारा पॉजिटिव एनर्जी फिजिकल बॉडी में तो आ रहा है। अब हीलिंग कैसे शुरू हो रहा है, अब जब जो पहले ही जो टॉक्सिन्स थॉट है वो निकल गया, तो प्लेस में वो एक्स्ट्रा एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी स्टोर हो गया, जगह मिल गया। अब पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड को पता है कौन सा सेल में, कौन सा ऑर्गन में, कौन सा एलिमेंट का कितना एनर्जी का इम्बैलेंस है। यस, वो ऑटोनोमस सिस्टम में वो जो कलेक्टेड सन कॉस्मिक एनर्जी हमारा ब्रेन में स्टोर है, वहां से उसको सेल टू सेल में भेज देते हैं, हील कर देते हैं। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा हीलिंग जो है उसका तो उसी टाइम से हुआ, लेकिन एक बड़ा हीलिंग से हमको पता लगा जो कितना बड़ा ये हील कर सकते। एक आदमी था, उसका सहारनपुर में थे, उसका नाम था कृष्ण पाल। उन ब्लड कैंसर में भोग रहे थे, 6 साल का पेशेंट थे, चंडीगढ़ पिज्जा हॉस्पिटल से उसको ट्रीटमेंट चल रहा था। जिस टाइम में उसको मेरा पास लेकर आए थे, उसका टीएलसी नंबर हो गया था 1,75,000। तो 3 महीने वो सन मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के बाद उसका टीएलसी नंबर आ गया 30,000 में, 1,75,000 से 30,000 में आ गया। और 1 साल के बाद उसका टीएलसी नंबर 9,000 में नॉर्मल में आ गया। उसके बाद नॉर्मल लाइफ जीना शुरू किया। वहाँ से हम लोगों को पता चला जो ये कितना बड़ा हीलर है। उसके बाद तो बहुत सारे कैंसर को ठीक किया गया, ब्लड कैंसर, लिवर कैंसर, लंग्स का प्रॉब्लम है, जो हमारा इवन एड्स के ऊपर भी हम लोग इसके ऊपर चर्चा किया। और उसके बाद तो छोटा मोटा जो हमारा प्रॉब्लम है, हाँ, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, जो जिसका कोई मेडिसिन मीन्स कभी ख़त्म नहीं होते, उसको भी क्योर किया जा रहा है ये हीलिंग प्रोसेस के द्वारा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप मैं ये जानना चाहूँगी कि हिंदुस्तान में जितने कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या कभी आपने उनको जाकर के इस साइंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, या उन लोगों ने कभी आपको इनवाइट किया हो एक्सटेंशन लेक्चर वगैरह के लिए? मैं अभी तक तो कोई कैंसर का जो ये है हॉस्पिटल से कोई इनविटेशन नहीं आया, लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटी के अंदर में मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिया, उसका साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया। जैसे हमारा अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, काकतिया यूनिवर्सिटी, नागार्जुन यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, बाहर कंट्री में जो फॉरेन कंट्री में जो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में हम उसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया, और HOD के द्वारा वो लोग मीन्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो लोग इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आज पूरा सिस्टम माफिया सिस्टम बन चुके हैं। एजुकेशन का टोटल सिस्टम कंट्रोलिंग बाय द माफियाज। अब
वाइस चांसलर भी तैयार हो चुके हैं इसको लेने के लिए, लेकिन मिनिस्ट्री लेवल से दाब देते हैं क्यों ना मिनिस्ट्री लेवल का भी हाथ पैर बांधा हुआ है, वो जो माफिया सिस्टम के द्वारा वो आगे बढ़ने नहीं पाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट रहते हुए भी वो लोग लेने नहीं पाए, लेने चाहते हुए भी लेने नहीं पा रहा है। ज़्यादातर लोग ये स्वीकार कर रहे हैं कि इस सिस्टम में सब लोग ट्रैप में आ गए हैं, आना चाहते हैं लेकिन उस ट्रैप से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जी और उस ट्रैप से बाहर लाने का काम जो है वो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ही कर सकते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति ये काम पैसे की ताकत से नहीं पॉसिबल है। ये सिर्फ स्पिरिचुअल साइंस लोगों को समझा करके एक एक इंडिविजुअल जब अपनी लाइफ को हील करेगा, जैसे आपने कहा कैंसर ठीक हुआ, बीमारियाँ ठीक होंगी, तब लोगों को समझ में आ जाएगा कि अब तक जो हमें बताया गया वो लार्जर इंटरेस्ट में सही नहीं था, उसका कुछ इकोनॉमिक या फिनेंशियल एस्पेक्ट था जिसमें हम लोग उलझे हुए थे। और अब बहुत अच्छी बात है कि ज़्यादातर लोग इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। तो भारत से बाहर जब आप गए, सबसे पहले किस देश के लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और एक्सपेरिमेंट किया? सबसे पहले मेरा मौका मिला था थाईलैंड में जाने का। पहला हमारा विजिट जो भारत के बाहर वो थाईलैंड था, उसके बाद नेपाल, और उसके बाद ही शुरू हो गया था यूरोप। सबसे ज़्यादा हमको इनविटेशन मिला यूरोप से। अमेरिका से 2006 से सबसे पहले, थाईलैंड से भी पहले अमेरिका से इनविटेशन आया था, लेकिन वो वीज़ा का प्रॉब्लम हुआ, वीज़ा को परमिट नहीं मिला क्यों ना आम आदमी को वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, अमेरिका कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे है। तो इसीलिए तो अभी हम पूरी जो है सारी जो 2003 में तो 23 में हम पहले गए तो यूरोप से गए थे साउथ अमेरिका, उसके बाद गए थे नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद फिर यूरोप में आके, उसके बाद यूरोप से लौट के आने के बाद ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, तो ऐसे करके यूरोप, हमारा एशिया कंट्री का बहुत सारा, तो पूरी वर्ल्ड में इसका काम चल रहा है। माँ योगी जी, आपने पूरी धरती पर सूर्य भगवान से जो विज्ञान आपको प्राप्त हुआ वो सारी मानवता तक पहुंचाया है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति जो दुनिया में उलझा हुआ है, जो सिर्फ रोज़ी रोटी कमाने में अपनी ज़िंदगी का सारा समय लगाता है, उसको हम किस तरह से कन्विंस कर सकते हैं कि सांसों का अपना एक विज्ञान है जो हमारे पूरे अस्तित्व को नरिश करता है, हील करता है, उसकी लाइफ स्पैन को भी चेंज कर सकता है। एक तरफ सारा मेडिकल साइंस है, दूसरी ओर हमारी स्पिरिचुअल साइंस है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि ब्रेथ साइंस को सादा से सादा शब्दों में हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने की कृपा करें। अब ब्रेथ छोड़ के तो लाइफ एग्जिस्टेंस है ही नहीं, सांस छोड़ के हमारा लाइफ का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। सांस जब रुक जाते लाइफ रुक जाता है। अब इसका अंदर में बहुत बड़ा साइंस है, एक तो स्पिरिचुअल लेवल का तो है ही, उसका अंदर में साइंस है। जो हमारे शरीर जो बना हुआ बहुत सारे कोष के द्वारा बना हुआ है, और हर कोष के अंदर में कुछ पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। कोई कोष सेल जो है पूरा पॉजिटिव नहीं है। क्यों ना? प्योर गोल्ड से ज्वेलरी नहीं बन सकते हैं। कॉस्मिक एनर्जी प्योर गोल्ड के अनुरूप है, उसके कुछ ना कुछ खाद मिलाना पड़ता है तभी जाके वो ज्वेलरी बन सकते हैं। तो हमारा लाइफ जब शरीर बना हुआ है, इसके अंदर में खाद तो कुछ होगा ही, सबके पास है, कम और ज्यादा। तो सेल के अंदर में भी टॉक्सिन्स रहते हैं। जब लाइफ क्या होता है ना, कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो हमारे शरीर के द्वारा जो जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, एनर्जी का फ्लो, ये हो गया लाइफ। और इस लाइफ को सस्टेन कराता है ब्रेथ। जब लाइफ का एनर्जी चलता है, सेल के अंदर में जब जाते हैं तो क्या होता है, सेल का अंदर का टॉक्सिन से एनर्जी को सेल से फ्री कर देते हैं। तो फ्री करने के बाद जो हमारा शरीर तो देखने में एक आकार दिखाई देते हैं, लेकिन बड़ा माइक्रोस्कोप के द्वारा देखें तो एक एक सेल अलग अलग दिखाई देती है। तो मीन्स दो सेल के बीच वाला जो गैप पॉइंट है, वहां पे टॉक्सिन से एनर्जी निकालने के बाद वो टॉक्सिन्स फॉर्म में आ जाते, सॉलिडी फॉर्म में आ जाते। सेल के अंदर में एनर्जी फॉर्म में रहते थे, बाहर में आके कार्बन फॉर्म, टॉक्सिन्स फॉर्म में आ जाता है। अब हमारा ब्रेथ जब सांस लेता हूं तो लंग्स क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं, ऑक्सीजन को लेकर ब्लड के साथ मिला देते हैं हार्ट में, और वो हार्ट से वो हमारा जो पंप करके शरीर का सारे अंग प्रत्यंग में
भेज देते हैं, और कोई कोई मैक्सिमम स्थान में प्लाज्मा जाके उस टॉक्सिन्स एनर्जी को ऑक्सीजन के थ्रू टॉक्सिन एनर्जी के लेकर कार्बन डाइऑक्साइड करके हम शरीर को फ्री कर देते हैं। अब ये टॉक्सिन्स हमारा बॉडी के अंदर में बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं हमारा सोच के द्वारा। स्ट्रेस में है तो बहुत सारा टॉक्सिन्स भर जाएगा, एक्सीडेंट हुआ, डिप्रेशन हुआ, इमोशनली ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया, ये सारे बहुत कुछ के द्वारा हमारा टॉक्सिन्स एनर्जी हमारा बढ़ जाता है, हमारा कुकर्म के द्वारा, जी, एंगर के द्वारा, ये बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारा अंदर में भर जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, जो ब्रेथ का एक प्राणायाम क्रिया बहुत जरूरी होता है। नॉर्मल ब्रेथ से ये क्लीन नहीं होने पाते हैं, इसीलिए मेडिटेशन के द्वारा जो ब्रेथ क्रिया करता है तो उससे क्या होता है, मैक्सिमम ऑक्सीजन को लेको हम बॉडी के अंदर में ट्रांसमिट करता हूँ तो वो टॉक्सिन्स एनर्जी को दे देते हैं। और मेडिटेशन क्या होता है, उस टाइम विचार थॉटलेस कंडीशन बना देते हैं, और थॉटलेस कंडीशन में जब ओ प्यूरिफिकेशन होता है तो उस टाइम टॉक्सिन तैयार नहीं हो रहा है, और जो जमा हुआ था उसको निकाल देते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, कोरोना काल में कितना सारा परिवेश में, हमारा एनवायरनमेंट में कितना सारा पॉल्यूशन बन गया था, और एक महीने का जब लॉकडाउन हुआ था परिवेश क्लीन हो गया था, नेचर क्लीन हो गया था, वाटर क्लीन हो गया था, तो दिल्ली से भी आसमान दिखाई देना शुरू किया थे। तो मीन्स जब एक महीने का जब केवल इतना सालों का टॉक्सिन्स को क्लीन कर सकते हैं, तो हम एक सेकेंड थॉटलेस कंडीशन में आ जाऊं तो कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू हमारा अंदर में कितना काम हो सकते हैं। अब इस ब्रेथ का एक छोटा सा नमूना हम लेता हूं। नॉर्मली हम जब स्ट्रेस हो जाते हैं तब क्या होता है, हम जब सांस लेता हूं पेट नीचे घुस जाता है, और सांस छोड़ने के टाइम पेट बाहर चल जाता है, तो स्ट्रेस के द्वारा बॉडी का नियंत्रण नहीं रहते हैं। तो जब सांस लेने के टाइम पेट अंदर चल जाते हैं तो क्या होता है, लेस ऑक्सीजन ले रहा हूं, पूरा ऑक्सीजन लेने नहीं पा रहा हूं, और सांस छोड़ने के टाइम जब पेट बाहर आ जाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम रिलीज नहीं करने पाता हूं। इसीलिए ब्रेथ टेक्निक के साथ साथ इसको भी सिखाया जाता है किस प्रकार से ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है। सांस लेने के टाइम हमारा पेट जब बाहर आएगा, छाती जब बाहर आएगा तो क्या होता है, मैक्सिमम ऑक्सीजन हम रिसीव कर सकता हूँ, और सांस छोड़ने के टाइम इसको क्विज करना है तो क्या होता है, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को हम फेंक सकता हूँ। तो इसीलिए इसका तो बहुत हाई टेक्निक भी है, जैसे अनुलोम विलोम जिसको आनापानासती कहा जाते हैं, उसके साथ साथ पूरक, कुंभक, रेचक का प्रक्रिया है, उसके बाद रेचक, कुंभक, पूरक का प्रक्रिया है, उसके बाद केवल कुंभक का प्रोसेस है। वो तो ट्रेनर के द्वारा, प्रॉपर गुरु के द्वारा ही करना चाहिए, लेकिन नॉर्मल आम आदमी हम थोड़ी सी भी चेतन हो जाएं तो हम अपने को रोग मुक्त एवं शांतिपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। थैंक यू। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में हज़ारों लोगों ने अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम आनापानासती की प्रैक्टिस से ही ठीक की हैं। पैरालिसिस तक ठीक हुई है, बैक पेन होता है, डायबिटीज़ है, जिसके लिए लोग ज़िंदगी भर उनको कहा जाता है कि मेडिसिन आपको लेनी पड़ेंगी, उनकी सारी दवाइयाँ छूट गई हैं। जबकि हम लोग बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पर ही इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हमको अनुभव है कि बॉडी हल्की हो जाती है, माइंड बिल्कुल काम एंड क्वाइट हो जाता है, और अपने अंदर के फियर्स जो होते हैं वो सबसे बड़ी बात है, फियर्स निकल जाते हैं। ये योग विज्ञान का ही चमत्कार है जो पूरी दुनिया में बहुत से लोग, लाखों लोग इसका अनुभव कर रहे हैं। योगी जी, आपने हमको सोलर एनर्जी के विषय में बताया, ब्रेथ साइंस के विषय में बताया, क्योंकि ब्रेथ ही हमारा इस डायमेंशन से कनेक्शन करती है, और जिसे हम डेथ समझते हैं वो भी एक ब्रेथ का ही खेल है कि ब्रेथ रुक गई तो हम समझते हैं कि व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, जबकि आत्मा तो अमर है। और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस बहुत लोगों ने किए हैं। बचपन से हम ऐसे देखते आए हैं कि किसी की मृत्यु हुई तो जाने वाले ने सपने में बताया कि भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। तो ये बात थोड़ी थोड़ा हमको समझ में आती थी कि आत्मा अमर है, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। और जब परमहंस योगानंद जी को पढ़ा तो समझ में आ गया कि हम लोग तो कभी आज तक ना मरे हैं ना मर सकते हैं। हम सिर्फ ज़िंदगी को या तो बुरा बनाते हैं या अच्छा बनाते हैं अपनी सोच और समझ के तरह से। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पतंजलि की उल्लेख किया है।
पतंजलि जी को जो बहुत लोगों ने रिसर्च किया तो ये समझा जाता है कि वो भी नाग जाति के ही ऋषि थे। जी। और सबसे ज़्यादा योग का विषय वर्णन अगर किसी ने किया है हमारी संस्कृति में, हमारे इतिहास में, तो वो पतंजलि जी का ही नाम आता है। पतंजलि जी का जो योग है और आप जो योग लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनके बीच में क्या संबंध है? क्या वो एक ही है या अलग है? उसके विषय में हमको थोड़ा विस्तार से समझाइए। पतंजलि योग शास्त्र जो है ये बहुत बड़ा विज्ञान है। आज योग का जो बेस है, जी जिस फॉर्मूला उसमें दिया गया, जैसे नाग के बारे में हम बोल रहे हैं, जी तो यहाँ पे पतंजलि का जो मेन फॉर्म है ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का जो चैनल है। जी ईड़ा हो गया क्या ना हमारा जो इमोशनल एनर्जी, पिंगला हो गया हमारा इंटेलेक्ट एनर्जी। इसको हम साइंस के थ्रू समझने के लिए कोशिश करें तो मैग्नेटिक फील्ड को हमको समझना है। तो मैग्नेट का जो है हम केवल 2 पोल देखता हूं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। बचपन से मेरा एक ये था, जो किताबों में जो लिखा हुआ है उसको ब्लाइंडली बिलीव करना नहीं, हाँ उसको डिसबिलीव भी नहीं करना, लेकिन बोलने का मेरा अधिकार तभी होगा जब मैं उसको एक्सपीरियंस किया। उसको झूठ बोलने का भी अधिकार नहीं है और सही बोलने का भी अधिकार नहीं है। तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च शुरू किया, जो नॉर्थ पोल का और साउथ पोल का क्या डिफरेंस है, क्यों इसको अलग किया जाता है। तो बाद में जाकर देखा, नॉर्थ पोल होता है एक्सपैंडिंग नेचर, साउथ पोल होता है कंट्रैक्टिंग नेचर। एक्सीलेंट। तो अब मेरा विचार आया, नॉर्थ पोल का कहां से एनर्जी मिल रहा है जो कंटिन्यू एक्सपेंड कर रहा है, और साउथ पोल का एनर्जी कहां से मिल रहा है जो कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्यों नहीं, तो दोनों तो डिफरेंस एरिया में है, तो मीन्स इसका अंदर में कुछ समन्वय है, कनेक्शन है, तभी तो ये हो रहा है। मैं कभी जो विचार जब आते हैं, मैं कभी भी इंटेलेक्ट के द्वारा इमोशन के द्वारा विचार का आंसर नहीं लेने चाहता हूं, तो मैं न्यूट्रल होकर विचार का आंसर लेने चाहता हूं। तो ध्यान में बैठ गया, सूरज की तरफ देखते रहे, सूरज ट्यूब बन गया। तो ट्यूब बनने के बाद देख रहा हूं कैसे एनर्जी एक्सपेंड हो रहा है नॉर्थ पोल के द्वारा, कैसे साउथ पोल के द्वारा एनर्जी कॉन्टैक्ट हो रहा है। उसके बाद असली तत्व को हमको पता चल गया। मुझे दिखाई दिया सूरज का सेंटर ब्लैक होल। वो ब्लैक होल क्या कर रहा है, एक वैक्यूम तैयार कर रहा है। वैक्यूम तैयार करके साउथ पोल के द्वारा एनर्जी को सोख रहा है, और वो अंदर में लेकर जाके व्हाइट होल के अंदर प्यूरिफाइड करके वो एनर्जी को नॉर्थ पोल के द्वारा भेज रहा है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कंटिन्यू चल रहा है। तो ये शरीर भी एक मैग्नेट है। यस, बिल्कुल। यह हमारा सहस्त्र चक्र हो गया, नॉर्थ पोल का एनर्जी है जो इंटेलेक्ट के द्वारा एक्सपेंड कर रहा हूं, और मूलाधार चक्र हो गया हमारा जो साउथ पोल एनर्जी, जिसने इमोशन के द्वारा कंट्रैक्ट कर रहा हूं। अब इमोशन और इंटेलेक्ट हमेशा वो कभी भी बैलेंस नहीं होता है। किसी को इमोशन बढ़ जाते तो इंटेलेक्ट डाउन हो जाते, किसी को इंटेलेक्ट ज़्यादा हो जाते तो इमोशन डाउन हो जाता है, वो कभी भी बैलेंस नहीं होती है। और मेडिटेशन क्या करते हैं, ये इमोशन और इंटेलेक्ट को बैलेंस करके न्यूट्रल कर देते हैं जी। तो वो हो गया हमारा सेंटर पोल एनर्जी। अब ईड़ा क्या हो गया ना, साउथ पोल एनर्जी, और पिंगला क्या हो गया, नॉट इंटेलेक्ट नॉर्थ पोल एनर्जी, और सुषुम्ना क्या हो गया, सेंटर पोल एनर्जी। ये तीनों चैनल को ये पतंजलि ने बहुत अच्छी से एक्सप्लेन किया, जिसको स्नेक रूप से दिखाया। क्यों ना, ये इंटेलेक्ट और इमोशन को हम ठीक तरीका से हम इस्तेमाल नहीं करने पाएंगे तो जिंदगी बर्बाद हो रहा है। जी। तो सांप जैसे डांसता है तो पैशन डालते हैं, तो इमोशन का एक्सट्रीम हो जाते तो हमारा पैशन बन जाता है। इंटेलेक्ट भी ज़्यादा हो गया तो वो भी हमको सांप के डांसता है। तो इसीलिए पतंजलि ने इस कुंडलिनी को, शक्ति को, इसको साफ रूप से दिखाया। अब इसका अंदर में बहुत अच्छा से आ रहा हूँ, उसके अंदर में देखिए ये योग शास्त्र का 8 जो अष्टांग योग रूप से उन्होंने लेकर आया, इसको एक साइंस रूप से दिया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।
और ये यहाँ से योग का शुरुआत होता है। पतंजलि ने जो इसको देखा रहा है, योग यहाँ से शुरू होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको योग का अंतिम चरण मान लेता हूँ। जैसे आज हम लोग पूजा में जाता हूँ तो क्या करता हूँ, फूल, बिल्लपत्र, अगरबत्ती, दिया लगा दिया, मिष्ठान्न लगा दिया, हम सोच रहा हूँ पूजा हो गया। लेकिन ये पूजा नहीं है, ये तो पूजा का एटमॉस्फेयर पैदा किया है। ये भी आवश्यकता है जी, ये भी आवश्यकता है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर पैदा किया। पूजा क्या है? पूजा, पू मीन्स पूर्ण, जा मीन्स ज्ञान, पूर्ण ज्ञान प्राप्ति करना होता है पूजा। और उसका 4 स्टेप है। जो 4 स्टेप में पहले प्राणायाम करना है, उसके बाद गणेश जी का पूजा करना है, हमारे जो सनातन माइथोलॉजी का बात कह रहा हूं जी, उसके बाद सारे देव देवी का पूजा करना है, उसके बाद पूर्णाहुति करना है। अब प्राणायाम हो गया। प्राण मीन्स लाइफ, आयम मीन्स रेस्टिंग कंडीशन। जब ये लाइफ रेस्टिंग कंडीशन में आएगा, कब? समाधि में। जो वो अष्टांग योग का आखिरी पॉइंट कह रहा है, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। समाधि में जब पहुंचता है तब हमारा प्राण का आयाम होना शुरू होता है, तो इसको प्राणायाम कहा जाते जी। उसके बाद गणेश कौन है? गणेश होता है हमारा जो सेल्फ रियलाइजेशन। इसको समझने के लिए जाऊं तो हमको थोड़ी सी हमारा जो भारत का जो सनातन स्क्रिप्चर है उसमें घुसना है, लेकिन उतना समय तो हमारा पास है ही नहीं, तो इसीलिए हम उसके अंदर में घुस नहीं रहा हूं, क्यों ना, जस्ट बाहर से जा रहा हूं। इसका साइंस मैं दिखा सकता हूं। हमारे भारत का सनातन शास्त्रों को 6 भाग में बटा गया। षट दर्शन जिसको षट बोलते दर्शन हैं। इसीलिए कहा जाता है। वेद हो गया मेन, उसके बाद आते वेदांगो और वेदांत, इसको दोनों को एक मिला के एक शास्त्र बन गया। उसके बाद आते उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता, पुराण और दर्शन। इसे सब मिलके छड़ दर्शन कहा जाता है। तो वेद बहुत कठिनाई होते हैं आम आदमी के लिए, क्यों ना, ये योग का फ्रूट्स है। योग नहीं किया, फ्रूट्स को समझ नहीं पाते हैं, जी, इसीलिए ये फ्रूट्स को समझ नहीं पाते, इसीलिए हमारा के लिए कठिनाई हो जाता है। वेदांत क्या करते हैं ना, उसको फ्रूट्स में पहुंचने के नजदीक का एटमॉस्फेयर को क्लैरिफाई कर रहा है, इसीलिए उसको भी हम वहां तक सीधा सीधा पहुंचने नहीं पाता। उपनिषद क्या करता है? उसका मार्गदर्शन कर रहा है। गीता क्या कर रहा है? उसका फिलॉसफी को दे रहा है। और पुराण क्या कर रहा है? उसका एक सोशल सिस्टम को दे रहा है। तो इसीलिए पुराण को हम थोड़ी सी समझ में पाता हूं। अब हमारा मेन जो पुराण है वो 18 पुराण है, और 18 पुराण का जो ऑथर कौन है? व्यासदेव, व्यास जी थे। और व्यास जी तो महाज्ञानी थे, लेकिन 18 पुराण में वो सृष्टि का रहस्य को 18 प्रकार से लिखा। हम उसका जिस्ट रूप से 4 जो वेद का 4 जो पुराण है उसके ऊपर थोड़ी सी आलोकपात करेंगे। पहला पुराण जो है आदि पुराण जिसको कहा जाता है, उसको पद्म पुराण नाम से भी परिचित है जी। आदि पुराण में कहा रहा है, आदि माता ने पहले ब्रह्मा जी को सृष्टि की थी। जी, तो ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के बाद ब्रह्मा जी को बोला, जो तू आदमी है मैं औरत हूं, अब दोनों को बीच से सृष्टि चलना चाहिए। जी, तो ब्रह्मा जी बोला, आप नारी हो सकते हो लेकिन आप माँ हो, माँ के साथ संतान का ये संपर्क मैं नहीं कर सकता हूं, मुझे माफ कर दो। जी, लेकिन आदि माता के पास दूसरा कुछ उस टाइम चारा नहीं था, तो आदि माता गुस्से में आ गई, बोला तुझे जो बोल रहा हूं कर, नहीं तो मैं तुझे जिंदा भस्म कर दूंगी। तो ब्रह्मा जी डरा नहीं, तेरा बच्चा है, तुझे जो मुझे जन्म दिया, तेरा अधिकार है मुझे नाश करने के लिए भी, तुझे जो करना है कर लो। तो उसी टाइम आदि माता ब्रह्मा जी को जिंदा भस्म कर दी थी। सेकंड में विष्णु जी को सृष्टि की थी, विष्णु जी को भी जिंदा भस्म कर दी थी एक ही कारण से। शंकर जी को सृष्टि करके शंकर जी को भी भस्म कर दिए थे एक ही कारण से। चौथी में गणेश को सृष्टि की। गणेश को सृष्टि करने के बार बार उसको विध्वंस करना पड़ रहा है, तो बहुत क्रोधित होकर गणेश जी को बोला, देख तुझे भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, तू मेरा बात को ना माने, तुझे भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तो गणेश जी चतुर थे, चालाक थे, उन्होंने बोला, मां मैं तो तेरा छोटा बच्चा हूं, मेरा तो ऐसे कुछ आंख नहीं दे दिया, फिजिकल आंखों से तो मैं ये राग देख रहा हूं, मैं तो ना तो ब्रह्मा ना तो विष्णु ना तो शिव जी को देख रहा हूं,
मैं डिसबिलीव नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिलीव भी कब से करूंगा? क्या ये तीनों को जिंदा करके दिखा सकते हो? तब बिलीव करूंगा। अब आदि माता को तीनों को जिंदा करके दिखाना पड़ा। जब तीनों जिंदा हो गया, फिर गणेश हंसना शुरू कर दिया। बोला अब क्या हुआ? बोला अब तो और ज्यादा समस्या पैदा हो गया। बोला कैसे? ना एक ही क्वेश्चन सबके लिए था, कंडीशन एक ही सबके लिए था, कोई राजी नहीं थे। मान लो अभी चारों ने ही स्वीकार कर लिया तो क्या होगा? तुम तो एक हो, एक को एक ही भाई को मिलेगा, बाकी को तो मिलेगा नहीं। तो ये अशांति पैदा हो गया। तो सृष्टि का शुरू में ही अशांति हो गया, तो सृष्टि किसके लिए है? लेकिन मेरे पास एक सॉल्यूशन है। मतलब कैसे? जैसे 4 आदमी को पैदा किया, उसी प्रकार 4 औरत बन जाओ जी। तो हमको एक एक करके मिल जाएगा। तो आदि माता उसी टाइम 4 भाग हुई, 4 औरत बने थे। एक सावित्री, किसी ने उसको सरस्वती भी कहा जाते हैं। उसके बाद आते लक्ष्मी, पार्वती और सिद्धि। तो इसी प्रकार से आदि पुराण में कहा रहा है सृष्टि यहां से आदि माता से शुरू हुई थी। अब शिव पुराण में चल जाओ। शिव पुराण में बोल रहा है शिव जी ने ही तो सृष्टि शुरू किए थे। शिव जी जब तांडव नृत्य कर रहे थे, उसका डमरू का आवाज और त्रिशूल का जो लाइट मिले थे, दोनों से विष्णु जी पैदा हुए थे। फिर विष्णु जी का जब धनुष थे, नाभि से कमल पैदा हुआ था और उसके ऊपर ब्रह्मा जी पैदा हुए थे। उसके बाद गणेश जी पैदा हुए थे। अब विष्णु पुराण में चल जाइए। विष्णु पुराण में भी बोल रहा है विष्णु जी से ही सृष्टि शुरू हुए थे। विष्णु जी जब धनुष थे, उसका पसीना से शिव पैदा हुए थे। उसका नाभि से कमल पैदा होते हुए ब्रह्मा जी पैदा हुए थे। उसके बाद गणेश जी पैदा हुए थे। आप ब्रह्मा पुराण में चल जाइए। ब्रह्मा पुराण में बोल रहा है ब्रह्मा जी सृष्टि किए हुए थे। ब्रह्मा जी का पसीना से इतना पसीना निकला था जो 2 नदी बहा गया था। एक नदी से विष्णु और एक नदी से शिव पैदा हुए थे और उसके बाद गणेश पैदा हुए थे। अब देखिए हम कंफ्यूज हो गया और नहीं? सब कंफ्यूज हैं। तो हमारा इंटेलेक्ट के द्वारा जब क्वेश्चन करें, लॉजिकल क्वेश्चन जब करें, हमारा बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव, मैं नेगेटिव में नहीं जा रहा हूं, पॉजिटिव क्वेश्चन में जा रहा हूं, तो स्वाभाविक हमारा विचार आता है कितना ब्रह्मा, कितना विष्णु, कितना शिव, कितना गणेश थे? क्या एक आदमी कितना बार जन्म ले सकते हैं? तो क्या पुराण सच है और झूठ है? जी। पुराण सच होगा तो एक ही पुराण सच होगा, और एक पुराण को झूठ प्रमाणित हो जाएगा तो मैथमेटिकली एंड लॉजिकली झूठ प्रमाणित हो जाएगा। ये तो हम लॉजिकल क्वेश्चन पूछा। क्या कभी भी हमारा दिमाग में आया एक महाज्ञानी व्यासदेव इसने लिखा, क्या हमको कंफ्यूजन करने के लिए लिखा ना कंक्लूजन देने के लिए लिखा? कंक्लूजन देने के लिए। डेफिनेटली। साइंस, जब हम साइंटिफिकली सोचते हैं तब चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जी, मैं लकी हूं, जब पंडित जी अरविंदाश्रम में रात की रात में ध्यान में बैठ जाते थे, एक दिन व्यासदेव का ब्रेन के साथ मेरा ब्रेन का कनेक्शन हो गया। तो वहां से जो इस तत्व को, उनका साइंस को समझने आया, मैं उसी प्रकार से आपको एक्सप्लेन करूंगा। व्यासदेव जी, व्यास जी, इनको आदि माता को कोई नारी रूप से देखा नहीं, आत्मा, प्रकृति है। प्रकृति, आत्मा मीन्स हमारा लाइफ। जी, आत्मा है। आत्मा हो गया जो हमारा लाइफ फोर्स हो गया। जी। जो हम जब मातृ जठोर में जन्म लिया, जी। तो उसी टाइम स्पर्म फ्रीक्वेंसी, ओवम फ्रीक्वेंसी, कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी, 3 फ्रीक्वेंसी हैज टू बी इक्वल टुगेदर, देन चाइल्ड कुड बॉर्न। जी। तो उसी टाइम पिताजी माताजी जब चाहते थे तब संतान का जन्म नहीं देने पाया था। जी। आज जब जन्म दिया दोनों खो गए थे, मीन्स दोनों समाधि स्थिति में पहुंच गया था। तो स्पर्म फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी हो गया था, ओवम फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी हो गया था, और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस वहां पे एवोल्यूशनरी प्रोसेस, एटमॉस्फेयर पैदा किया जिसमें दोनों मिलके एक संतान का बीज वपन हुआ था जो सिंगल सेल बना था। तो वो हो गया आदि माता। अब वही सेल जब मां के गर्भ के अंदर में बड़ा होना शुरू करता है, मीन्स सिंगल सेल से ट्रिलियंस ऑफ द सेल पैदा हुआ, क्या वो सेल बर्बाद हो गया? वो सेल अभी भी जैसा था ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो सेल कहाँ है? वो होता है नाभि में है, इसीलिए इसको कुल कुंडलिनी कहा जाता है।
अच्छा, कुल की कुंडलिनी सीड हो गया एक तरह जी। से, पूरे शरीर का बीज। बीज उसको नाभि, नाभि में, इसीलिए रावण को नाभि में ही मारना पड़ा। नाभि में अमृत था, जी। वो चीज है। अब उसके बाद क्या होता है माँ, जो माँ के गर्भ में जब हमारा वो शरीर बांटना शुरू होते, पहले सिर का भाग पहचानना आता है। इसीलिए हमारा शास्त्र में कहा जाते ब्रह्मा जी का स्थान विशुद्धि चक्र से सहस्रा चक्र तक। जी। और वेद में क्या कहा जाते, प्रज्ञानं ब्रह्म। प्रज्ञान हो गया ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्मो और ब्रह्मा दोनों अंतर है। ब्रह्मा हो गया इंडिविजुअल नॉलेज, ब्रह्म हो गया यूनिवर्सल नॉलेज। जैसे एक बूंद पानी और महासमुद्र दोनों ही पानी है, दोनों में अंतर है। तो ये हमारा ज्ञान नेत्र, इसको कहा जाते हैं। तो ब्रह्मा जी का स्थान यहां से यहां तक, ब्रह्मा जी कोई आदमी यहाँ पे नहीं दिखाया, हमारा कॉन्शियसनेस की का एक रूप स्टेज है, है, एक फेज है, फेज है कॉन्शियसनेस का एक। जी। उसके बाद विशुद्धि चक्र से मणिपुर चक्र तक हो गया विष्णु जी का विष्णु स्थान जी है, जो पालन करते हैं, पालन करता है। जी। तो वो क्या है ना, हमारा लव एंड डिवोशन, जी। प्रेम भक्ति कहां से जी। पैदा होता है, वो भी अनाहत चक्र से, वो भी अनाहत सेंटर चक्र में से। आ गया। जी। अब शिव जी का स्थान होता है मणिपुर चक्र से मूलाधार चक्र। हाँ, वो क्लींजिंग और डिटॉक्स करने का, बॉडी को डिटॉक्स करने अब करता है। सत्यम शिवम सुंदरम, जो साच है वही सुंदर है, वही शिव बहुत है। सुंदर, बहुत और सुंदर। सृष्टि कहां से, साच कौन है, सृष्टि। सृष्टि अतीत में भी था, आज भी है, भविष्य में भी रहने वाला है। और सृष्टि कहां से होता है, स्वादिष्टान चक्र से। जी। शिव जी का पूजा कभी मूर्ति में नहीं, क्यों नहीं होता है, क्यों ना, ये है हमारा लिंग। वहां पे केवल लिंग नहीं है, लिंग प्लस जोनी में सृष्टि का पूजा होता है। शिव का पूजा में सृष्टि का पूजा होता है। अब देखिए, तो हमारा सबके अंदर में नॉलेज भी है, प्रेम भक्ति भी है, सृष्टि के बाद क्षमता भी है, लेकिन किसी को पता नहीं है कितना है। इसको कहा जाते हैं जिंदा रहते हुए भी भस्म रूप। अब समझ में आ गया, जो आदि माता ने जिंदा भस्म कर दी थी, मीन्स हमारा अंदर में रहते हुए अनजान से, जो ये इग्नोरेंस से हम इसको पहचानने नहीं पा रहे हैं, इसकी क्षमता को पता नहीं लग रहा है, तो इसीलिए इसको जिंदा भस्म कर दिया। अब इसको जिंदा किसने कराया था, गणेश ने। गणेश कौन है, सिद्धिदाता, मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन। जब तक खुद को हमको पता नहीं लगते, तब तक खुद का अंदर का नॉलेज को, खुद का अंदर का प्रेम भक्ति को, खुद का अंदर का सृष्टि तत्व को हमको पता नहीं लगते जी। अब पूजा के बारे में हम पहले ही बताया, जो 4 स्टेप। अब गणेश जी का, अब इसीलिए गणेश जी को पूजा पहले क्यों करना पड़ता है ना, पहले खुद को पहचानो, पहले अपने को जानो, आत्म साक्षात्कार। हाँ। अपने अंदर सारी शक्तियां हैं जी, अपने अंदर जाना है ध्यान के माध्यम से। जी। उसके बाद सब देव देवी को पूजा करना है, उस आत्म साक्षात्कार के द्वारा सबके अंदर खुद को साक्षात करना, सबके साथ एकात्मता की अनुभूति करना, ये है सर्व देव देवी का पूजा। जब सबके अंदर में खुद को, खुद के अंदर में सबको दिखाई देगा, हमारा ईगो डाउन हो जाएगा, अपने आप निकाल के जाएगा, इग्नोरेंस भस्म हो इग्नोरेंस जाएगा, इग्नोरेंस की आहुति हो जाएगी, आहुति हो जाएगी। इसको कहते हैं पूर्ण आहुति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप गणेश जी का सिर में हाथी का माथा बैठा दिया, सफेद वाला हाथी का। ये सारे साइंस में सफेद क्या है, ट्रुथ का प्रतीक, शांति का प्रतीक, सृष्टि का प्रतीक है। और वो क्या हुआ ना, सफेद है जी। और ये हाथी क्या है, वेल्थ का प्रतीक है। आज हमारा सेल्फ रियलाइजेशन के बाद सच्चाई को जब पकड़ लिया, हमारा अनकंडीशनली सोशल वर्क में अपने को देना था, और हम लोग क्या कर रहा हूँ, वो रियलाइजेशन का लेको बिजनेस कर रहा हूँ जी, पैसा कमा रहा हूँ, नेम फेम में फंस जाता हूँ। तो इसीलिए गणेश जी का ओरिजिनल सिर है ही नहीं, ये हाथी का माथा बैठा हाथी गया। का मस्तक उस पर लगाया। अब जो आदि पुराण का रहस्य का साइंस खुल गया। अब शिव पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण भी एक ही बात कह रहा है। रियलाइजेशन का, सेल्फ रियलाइजेशन का 3 जो है मार्ग है, सच्चाई को पकड़ के, प्रेम भक्ति को पकड़ के, ज्ञान को पकड़ के, नॉलेज को पकड़ के। तो शिव पुराण हो गया सच्चाई को पकड़ के। जब सच्चाई को पकड़ के चलते हैं, झूठा का संसार में बहुत परेशानी होता है, बहुत ही कुछ टॉर्चरिंग को हमको सहन करना पड़ता है। जब उसी में एग्जिस्ट करते, तो अंदर में एक साउंड, एक लाइट पैदा होता है, जिससे विष्णु जी मीन्स प्रेम भक्ति पैदा होता है। यह है अनाहत चक्र। अब अनाहत चक्र के बाद वो जो जब ध्यान का गवीर में पहुंचते, तब क्या होता है, विशुद्धि चक्र मणिपुर चक्र में कनेक्ट होता है, तो कुल्लो कुंडलिनी अवेकिंग होता है।
ये विष्णु जी का नाभि से कमल का कमल नहीं है, इसको कहते हैं कुल्लो कुंडलिनी अवेकिंग। उसके बाद जब विस्तार करके आज्ञा चक्र स्वादिष्ठान चक्र में कनेक्ट हो जाते, हमारा मेटेरियल डिजायर सारे बैलेंस हो जाते हैं, तो हमारा ज्ञान नेत्र खुलता है, जिसको ब्रह्मा जी का अधिष्ठान कहा जाता है। उसके बाद जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तब गणेश पैदा होते हैं, तब सबको जिंदा किया जाता है। अब विष्णु पुराण में चलिए, प्रेम भक्ति का मार्ग लेकर चलना है, तो सच्चा प्रेम देने के लिए सच्चा बात तो कहना ही पड़ेगा। तो इसीलिए शिव, विष्णु जी का पसीना से शिव पैदा हो गया, मीन्स बिना सोच के, बिना उसके ऊपर कोई प्रभाव करते हुए अपने आप आ गया। बाकी तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक ही है। अब ब्रह्मा पुराण में चल जाइए, ज्ञान मार्ग लेकर चलना है, तो ज्ञान मार्ग में चलने से क्या होता है, सच्चा प्रेम, सच्चा बात तो कहना ही पड़ेगा, तभी तो सच्चा ज्ञान पैदा होगा। तो इसीलिए शिव जी और विष्णु जी पसीना से पैदा हो गया, और उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन के बाद ये सारे मिल रहा है। कितना बड़ा महत्वपूर्ण चीज पतंजलि ने इसको साइंटिफिकली यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से योग का शुरुआत का रास्ता दिखाया, और उसके आगे का रास्ता बाबा जी ने हमको दिखाया। योग के ऊपर जहाँ से शुरू होता है, एनलाइटनमेंट का बहुत सारा हायर स्टेज है, 29 चक्रस बॉडी का अंदर में कनेक्ट करके दिखाया। तो सूर्य योग पतंजलि योग का पूरी के पूरी फॉलो कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद योगी उमाशंकर जी, बहुत सारी अद्भुत जानकारी आज हमें प्राप्त हुई। इस चर्चा को हम अगले भाग में भी आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम आपके अनुभव और विज्ञान को और बेहतर ढंग से समझ सकें। फ्रेंड्स, पूरी पृथ्वी पर सबसे पुराना अगर कोई सिविलाइजेशन है, संस्कृति है, तो वो भारत की है। लेकिन भारत में रहने वाले लोग भी इतने अधिक कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि अलग अलग पुराणों में अलग अलग बातें बताई गई हैं, और वो हम लोग समझ नहीं पाते कि किस पुराण को सच माने और किस प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास करें। लेकिन जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में हमें पतंजलि के योग के विषय में बताया है, तो योगी उमाशंकर जी ने आज हमें बिल्कुल इस तरह से साइंटिफिकली ये बात समझा दी कि पुराणों का उद्देश्य सिर्फ हमारे अंदर आध्यात्मिक विज्ञान के प्रति एक क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट डेवलप करना है। हम उसमें छिपे हुए जो ईजोटेरिक मीनिंग है, जो तत्व ज्ञान है, उसको तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम खुद योग का अभ्यास नहीं करते। जब हम मेडिटेशन करने लगते हैं, आत्मसंयम के साथ अपनी साधना करते हैं, तब अपने अंदर से हमें इस तरह का गाइडेंस, इस तरह का मार्गदर्शन मिलता है, जो हमें पुराणों की कहानियों को समझाने में हमारी मदद करता है। ये बिल्कुल अद्भुत चीज़ है, और ये बिल्कुल भी स्पष्ट है कि जब तक हम खुद साधना नहीं करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस मेडिटेशन की नहीं करेंगे, तब तक वेद व्यासी ने जो पुराण हमको दिए हैं, उनके इजोटेरिक मीनिंग को हम लोग नहीं समझ सकते। और इसीलिए हम लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वाद विवाद होते हैं, उनका कभी कोई अंत नहीं होता, क्योंकि किसी को सच का अनुभव नहीं होता। सच का अनुभव करने के लिए हमें अपने एफर्ट से स्पिरिचुअल साइंस जो हमें योगी उमाशंकर जी ने दी, जो हमको परमहंस योगानंद जी ने जो महाअवतार बाबा जी ने हमको दी, उन सभी गुरुओं की दी हुई स्पिरिचुअल साइंस, जो होली साइंस हमको मिली है, उसको हम अपने अनुभव से जब समझेंगे, तभी हमारा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और फिर जो हमारे वाइब्रेशन होंगे वो सारी सृष्टि में हीलिंग एनर्जी क्रिएट करेंगे। हमारे आसपास सभी की ज़िंदगी में बेहतर एक असेंशन होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी। ये बात हम सभी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के साधकों को आज समझ में आई है। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। PMC हिंदी बदले जीवन।